इजराइल की सैन्य और रणनीतिक ताकत का लोहा दुनिया मानती है, लेकिन उसी इजराइल में इन दिनों भारतीय ड्रोन की डिमांड खूब है। इजराइल ने सूरत में ड्रोन बनाने वाली कंपनी से एक बड़ा करार कर लिया। यह करार 10 साल के लिए 10,000 कामकाजी ड्रोन खरीदने का है। और क्यों इजराइल को यह है भारतीय ड्रोन की जरूरत और क्या है इस ड्रोन की खास बात, ये हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हवा में उड़ान भरते ड्रोन ने भारत की युवा शक्ति को नई उड़ान दी है, जिसका सबसे ताजा प्रमाण है तकनीक की दुनिया का शहंशाह इजराइल, जिसने सूरत की कंपनी के साथ 10 साल तक सालाना 1000 ड्रोन खरीदने का करार किया है। यानी 10 साल में कुल 10,000 ड्रोन। कामाकाजी ड्रोन, ये जो आप देखेंगे तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी ड्रोन को इजराइल की कंपनी भारत से खरीदेगी, आगे सूरत से खरीदेगी। ये जो ड्रोन है इसको विशेष प्रकार से तैयार किया गया है। हम आपको हाथ में लेकर ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इस ड्रोन में आगे देखेंगे तो आप यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, ये देखिए कैमरा लगा हुआ है, और इसके बाद सांकेतिक रूप से यहाँ पर एक मिसाइल दिखाई गई है कि ये किस तरह से युद्ध की परिस्थिति में किस तरह से ये काम कर सकता है। तो ये जो ड्रोन है, यही ड्रोन खास करके इजराइल की कंपनी इसको सूरत से खरीदने वाली यानी कि भारत से खरीदेगी, जिसके लिए एमओयू हो चुका है। कामिकाजी ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी रेंज। इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी इनसाइड FPV का दावा है कि इसे दुनिया के एक कोने में बैठकर दूसरे कोने में ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी यही खासियत इसे जंग के मैदान का बेहद खतरनाक हथियार बनाती है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत है उच्च तकनीक के बावजूद इसका किफायती होना, जिस वजह से भी ये ड्रोन इजराइल की पसंद बना है। तो इसका मेन USP यही है कि आप यहाँ से बैठकर ही इजराइल में आप ड्रोन कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से आप इजीली आपको जो भी बम्बार्डमेंट करना है राइट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, तो वो आप इजीली कर सकते हो सिर्फ यहाँ बैठे बैठे। तो हम सूरत में बैठ के आप इजीली इजराइल में जाके वो कंट्रोल कर सकते हो ड्रोन। इतना इजी हम लोग ने बना दिया है। सो अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट हम लोग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा है। 3 घंटे तक मैक्सिमम हम लोग चला सकते हैं, ड्रोन हवा में रहेगा 3 घंटे तक। दावा है कि कामिकाजी ड्रोन 3 घंटे तक हवा में उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन का वजन महज 500 ग्राम है, लेकिन ये ड्रोन 2.5 किलो वजन तक के हथियार ले जाने में सक्षम है। 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ान भर सकता है और पलक झपकते ही टारगेट पर अटैक भी कर सकता है। तो सबसे पहले इस टाइप के ड्रोन्स हमने अभी यूक्रेन रशिया वॉर में देखे थे। इनको कामिकाजे ड्रोन्स बोला जाता है। इसमें कैसा होता है, ये जो ड्रोन्स है ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन ड्रोन्स है कि आप इसमें कोई भी टाइप का वेपन्स या एम्यूनेशन भर के ये ड्रोन का टारगेट फिक्स कर दिया जाता है। वहाँ पे टारगेट में जाके ये ड्रोन वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है एंड जो भी एरिया है, मतलब जितने भी स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है, ये पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बेसिकली ये लाखों का ड्रोन जो है ये करोड़ों का डिस्ट्रक्शन कर सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कामिकाजी ड्रोन कैसे काम करता है, कैसे इसे सूरत में बैठकर इजराइल में ऑपरेट करने का दावा किया जा रहा है। इसे गॉगल्स के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है, जिसे कंपनी ने FPV गॉगल का नाम दिया है। इसके अलावा कामिकाजी ड्रोन को मोबाइल ऐप के जरिए भी कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं FPV गॉगल्स, राइट, मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू। अब ड्रोन में एक कैमरा लगा हुआ है। अब वो कैमरा से जो वीडियो ट्रांसमिट होगा वो इसमें दिखेगा। तो जो ड्रोन को ऑपरेट कर रहा है, जिसको पायलट बोलते हैं, वो ये गॉगल्स को ऐसे पहन लेगा और यहाँ पे अंदर में डिस्प्ले है जो कि कैमरा से जो भी ड्रोन देख पा रहा है वो यहाँ पे डिस्प्ले में देख के वो जो पायलट है वो कंट्रोल कर सकता है। बट यही चीज़ जो है ये एक गॉगल्स है, राइट। सेम जो गॉगल्स में जो दिख रहा है वो हम अपने फोन्स में, एक टेलीविजन पे या एक लैपटॉप पे भी वो सेम वीडियो हम वहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो इसको FPV गॉगल्स बोलते हैं। कामिकाजी ड्रोन के साथ साथ कंपनी ने जासूसी के लिए एक सबसे छोटा ड्रोन भी बनाया है, जिसे एडविक रेकी नाम दिया गया है। इसके अलावा कंपनी ने कृषि ड्रोन भी बनाए हैं, जिसका इस्तेमाल खेतों में दवा छिड़काव के लिए किया जाता है।
इस कंपनी के बनाए ड्रोन की मुरीद न सिर्फ इजरायली सेना हुई बल्कि भारतीय सेना भी प्रभावित है। दावा है कि भारतीय सेना के साथ भी ड्रोन को लेकर बातचीत चल रही है। सूरत के इन युवाओं को भारतीय सेना ने अवार्ड देकर सम्मानित भी किया है। सूरत से ब्रिजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात मौसम की करेंगे, जो उत्तर भारत में लोगों का कड़ा इम्तिहान ले रहा है। मई के आखिरी दिन चल रहे हैं और मई की गर्मी जम्मू से लेकर महाराष्ट्र तक प्रचंड रूप दिखा रही है। पहाड़ी इलाकों में जम्मू में पारा 42.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, तो वहीं दिल्ली में तापमान 45 डिग्री पार हो चुका है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर मध्य भारत की गर्मी का भी यही हाल है। जहां एक तरफ उत्तर भारत में सूरज तप रहा है, तो दक्षिण भारत में कई जगह पर प्री मानसून बारिश गर्मी से राहत दे रही है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, विशेष रूप से तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो 31 मई को केरल में मानसून आने की संभावना है, लेकिन उत्तर भारत के इलाकों से बादल अभी दूर हैं। तो देखिए, गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए इंसान क्या क्या कहीं नहीं करता है, और वैसे तो गर्मी से बचाव के लिए परंपरागत तरीके तमाम हैं, देश दुनिया में हर जगह अपनाए जाते हैं, मगर इस दौरान इंसान जो है कुछ विचित्र और अजीबोगरीब तरीका भी आजमाने में जरा हिचकता नहीं है। अब जरा गर्मियों से बचाव की इन अलग अलग तस्वीरों को देख लीजिए। देश के एक बड़े हिस्से में गर्मी इस वक्त जोरदार तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। ज्यादातर जगहों पर हीट वेव, उमस और चिलचिलाती धूप से लोग हलकान हैं। काशी की धरती पर गर्मी बेतहाशा हो रही है। इंसानों के साथ जानवर भी गर्मी अटैक को झेल रहे हैं। वहीं इसे इंसानी आस्था का ही नाम दिया जाएगा कि भगवान को भी मनुष्य स्वरूप में मानते हुए उन्हें गर्मी की आंच से बचाने के लिए वाराणसी के कई मंदिरों में एसी और कूलर लगा दिए गए हैं। इस समय तो गर्मी लगभग टेम्परेचर 44-45 डिग्री चल रहा है, और उससे बचाव के लिए हम लोग भगवान के लिए पंखा और कूलर, भगवान को सूती वस्त्र धारण कराया गया है, जिससे गर्मी से बचा जाए। दरअसल काशी में गर्मी का पारा अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि गर्मी से बचाव के लिए एसी, कूलर, पंखे के साथ भगवान को सूती वस्त्र और प्रसाद भोग भी मौसमी फल का लगाया जा रहा है। अब की बार बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल तपन, उमस यह सब बहुत ज़्यादा है। और मंदिरों में भगवान को एसी है और पब्लिक के लिए कूलर की व्यवस्था की गई है, और परिक्रमा परिसर में जो है हरे टाट का जो है व्यवस्था छाया किया गया है, और लोगों को पानी पीने के लिए वाटर कूलर का प्रयोग लगाया गया है, जिससे आम जनता जो दर्शन करने आती है उनको शुद्ध पानी का ही प्रयोग हो सके। तापमान चढ़ा हुआ है, ऐसे में शहर दर शहर ऐसे ही बचाव की तरकीबें आजमाते लोग दिख जाएंगे। वहीं गर्मी की बेतहाशा मार बेजुबान भी झेल रहे हैं। जूनागढ़ के सक्कारबाग चिड़ियाघर की ये तस्वीरें हैं, जहां घूमने घामने चिड़ियाघर देखने के लिए लोग गर्मी के मौसम में पूरे एहतियात के साथ अच्छी खासी तादाद में आ रहे हैं। मगर चिड़ियाघर के बाड़े में बंद ये जानवर गर्मी को झेलने के सिवाय कुछ कर नहीं सकते। इसलिए जू प्रशासन ने इन जंगली जानवरों को धूप से बचाने के लिए जहां बाड़े का ज्यादातर हिस्सा ग्रीन नेट से कवर कर दिया, वहीं गर्मी के मौसम में मांसाहार के साथ साथ शाकाहारी जानवरों के लिए भी पीने के पानी और डाइट पर खास तवज्जो दी जा रही है। यही नहीं, पिंजरे और बाड़ा परिसर में रखे गए जानवरों के लिए बर्फ की बड़ी क्यूब्स डालकर उन्हें ठंडक महसूस कराने की भी कोशिशें जारी हैं। जाहिर है, गर्मी के बढ़ते प्रकोप में इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर खुद के लिए ही नहीं बल्कि जानवर और यहाँ तक कि भगवान को भी इसकी तपिश से बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। उसे एहसास है गर्मी से लड़ने के लिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है, मगर कहीं कहीं उसे ईश्वर के आशीर्वाद की भी आस है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कई जगहों पर राहत की बारिश हो रही है। कहीं मौसमी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तो कहीं पर प्री मानसून इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो चलिए आपको कुछ शहरों में हुई राहत की बारिश को दिखाते हैं, जिससे गर्म माहौल ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया है। आज देश के एक बड़े भूभाग में तापमान जहां 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, लोग बाग गर्मी की तपिश, चिलचिलाती धूप और हीट वेव झेलने को मजबूर हो रहे हैं। कहीं गर्मी से बचाव की खातिर तमाम एहतियात बरता जा रहा है, तो कहीं मौसम बादलों से अब तपती धरती पर राहत बरसाता भी नजर आ रहा है। गर्मी की तपिश के बीच देश के कुछ इलाकों में प्री मानसून दस्तक दे चुका है। उन इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, जिसने बढ़ते पारे पर कुछ हद तक लगाम भी लगा दी। इससे राहत तो मिली, मगर साथ ही ये बारिश कुछ नुकसान भी दे गई। सोमवार को महाराष्ट्र के वाशिम में एकाएक आंधी आई, तेज हवाएं चली और फिर तेज बारिश ने चिलचिलाती धूप और हीट वेव से राहत तो दिला दी, मगर नुकसान भी पहुंचाया। वाशिम की उपज मंडी में किसान मूंग सोयाबीन की फसल बेचने के लिए आए थे, मगर दोपहर अचानक हुई इस बारिश ने किसानों की फसल पर मानो पानी फेर दिया। वहीं सिविल लाइन इलाके के राधाकृष्ण नगर में आंधी और बारिश के इस कॉम्बिनेशन ने काफी नुकसान पहुंचाया, जिसे ये तस्वीर खुद बयां कर भी रही है। मौसम विभाग ने विदर्भ के वाशिम के साथ ही बुल्ढाना, अमरावती, यवतमाल और अकोला जिलों में अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। दरअसल बीते रविवार को दक्षिण पश्चिम मानसून ने देश के दक्षिणी छोर निकोबार द्वीप पर दस्तक दे दी, जिसके बाद कुछ दूसरे इलाकों में प्री मानसूनी बारिश शुरू हो गई। उधर पुणे में भी पिछले दिनों जहां गर्मी बेतहाशा महसूस की जा रही थी, वहीं सोमवार शाम तूफानी हवाओं के साथ यहां बेमौसम बारिश हुई तो लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। आग उगलती गर्मी से पहाड़ भी अछूते नहीं हैं। भले ही ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी होने से सुहाना मौसम बना हुआ है, लेकिन 38 डिग्री तापमान झेल रहे कांगड़ा में राहत की बारिश हुई। घर, सड़कें, बाजार सब जगह पानी पानी हो गया। इस बारिश ने माहौल को मानो कूल कूल बना दिया। तो जहां देश के दक्षिणी हिस्से में बसे कई द्वीपों पर मानसून के दस्तक देने के साथ ही कई तटीय इलाकों में प्री मानसूनी बारिश हो रही है, तो वहीं पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ का असर है। ऐसे में जाहिर है कहीं बादलों से आखिरकार राहत बरस रही है, तो गर्मी की तपिश से परेशान लोगों के चेहरे भी खिल गए हैं। लेकिन अभी भी देश का एक हिस्सा आसमानी राहत का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है। महाराष्ट्र के वाशिम से जका खान, पुणे से कृष्णा पांचाल और कांगड़ा से अशोक रैना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चार धाम यात्रा धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ के चलते यात्रा की शुरुआत में जो व्यवस्था चरमरा सी गई थी, उसे काफी हद तक दुरुस्त कर लिया गया है। वहीं चार धाम यात्रियों के लिए खुशखबरी ये है कि अब पंच केदार में से एक मदमहेश्वर धाम के कपाट भी खुल गए हैं। सोमवार को मदमहेश्वर धाम के पुजारी ने पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना कर धाम के कपाट खोले। पंच केदार भगवान शिव के 5 मंदिर हैं, जिन्हें पांडवों ने बनवाया था, जिसमें से केदारनाथ धाम समेत 3 शिव मंदिरों के कपाट पहले खोल दिए गए, जबकि एक मंदिर साल भर खुला ही रहता है। अगले 6 महीने तक मदमहेश्वर अब अपने भक्तों को यहीं दर्शन देंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं अभी चार धाम यात्रा से क्या तस्वीरें आ रही हैं और प्रशासन यात्रा को लेकर जो दावे कर रहा है उसमें दम कितना है। बाबा केदार के दर्शनों के लिए उमड़ रहा आस्था का जन सैलाब। सोमवार को रिकॉर्ड 34,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन। केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा अब तक 3 लाख पार कर चुका है। चार धाम यात्रा की शुरुआत में दिखी अव्यवस्था के बाद प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं, लेकिन भीड़ इतनी है कि कई बार इसे नियंत्रित करना चुनौती बन जाता है। भीड़ को देखते हुए यात्रा रूट के पड़ाव श्रीनगर में भी यात्रियों को रोकने की व्यवस्था की गई है।
जहाँ तक श्रीनगर में यात्रियों को रोकने की व्यवस्था की गई है, उच्च अधिकारियों के आदेश से रुद्रप्रयाग से जैसे जैसे सूचना मिल रही है उसी आधार पे हम इनको रोक रहे हैं और समय समय पे 5-5 के ग्रुप में छोड़ रहे हैं। उधर केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है, जिसे नियंत्रित करने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट जा रहे हैं। बैरिकेडिंग की मदद से पहले उन्हें एक जगह रोका जा रहा है, फिर यात्रा मार्ग पर भीड़ का दबाव कम होने पर ही उन्हें आगे भेजा जा रहा है। केदारनाथ में हुई बारिश ने यात्रियों को हुई परेशानी पर मानो मरहम का काम किया। बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचे भक्तों में उत्साह की कमी नहीं है। यहाँ बहुत बढ़िया वो है, पार्किंग सब मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। नीचे सोनप्रयाग से पार्किंग करो, आगे टैक्सी की व्यवस्था अच्छी है, ऊपर खाने पीने के लिए बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सुगम तरीके से मुझे यहाँ बाबा के दर्शन मिले हैं। प्रशासन भी एकदम चुस्त दुरुस्त है यहाँ का और हर चीज की व्यवस्था अच्छी है। चारधाम यात्रा को सुचारू बनाए रखने के लिए उत्तराखंड शासन प्रशासन की तरफ से हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक 31 मई तक बढ़ा दी गई है। पहले ये रोक 19 मई तक थी। सोमवार से रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू होने थे, लेकिन भीड़ को देखते हुए तारीख आगे बढ़ा दी गई। यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले लोगों को पंजीकरण कराने के लिए 31 मई तक इंतजार करना होगा। चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। इस वक्त हम खड़े हैं यमुनोत्री धाम के अहम पड़ाव बड़कोट पर और ये यमुनोत्री हाईवे है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस के द्वारा जो यात्रा वाहन है उनको जरूरी हिदायतें दी जा रही है, साथ में उनकी चेकिंग भी की जा रही है। उनको ये बताया जा रहा है किस तरह से उनको यमुनोत्री धाम में पहुंचना है, कहां कहां पर उनको रुकना पड़ेगा। यात्रियों का ये हुजूम ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूंकि शाम के जो है अब लगभग 6 बज चुके हैं और 6 बजे के समय पर ये लोग यहाँ पर जो सुविधा अनुसार जो होटल है ये वहां पर रुके हैं। इसी तरीके से आगे पूरा करीब 25 किलोमीटर आगे तक जो है तीर्थयात्रियों को विभिन्न स्थानों पर जो उनके जो होटल्स बुक किए हुए हैं वहां पर रुकना होता है और कल सुबह यहाँ से जो है इनकी रवानगी होगी। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुविधाओं का जायजा लेने ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं। यमुनोत्री धाम के बड़कोट की यात्रा रूट पर उन्होंने खुद लोगों से फीडबैक लिया। यात्रियों ने प्रबंधों पर संतुष्टि जताई। हालांकि व्यवस्था को बनाए रखने में यात्रियों को भी प्रशासन का सहयोग करना पड़ेगा, तभी चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल पाएगी। जानकी जट्टी से ओंकार बहुगुणा, सोनप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, उत्तराखंड में चारधाम तीर्थ यात्रा पर आने वाले अब पंच केदार के दर्शन भी कर सकेंगे और पंच केदार में से एक है मधमहेश्वर धाम के कपाट अब खोल दिए गए हैं और सोमवार को मधमहेश्वर धाम के पुजारी ने पूरे रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना करके धाम के कपाट खोल दिए और पंच केदार भगवान शिव के 5 मंदिर हैं जिन्हें पांडवों ने बनवाया था। देखिए, वेद ऋचाओं और मंत्रोच्चार के बीच खुले मधमहेश्वर के कपाट। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना, जलाभिषेक कर की विश्व कल्याण की कामना। पंच केदार में से एक द्वितीय केदार भगवान मधमहेश्वर के कपाट पारंपरिक रीति रिवाज के साथ खोल दिए गए हैं। सोमवार की सुबह 11:15 बजे मधमहेश्वर धाम के प्रधान पुजारी टी गंगाधर लिंग ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर मंदिर के कपाट खोले। अगले 6 महीने तक मधमहेश्वर अब अपने भक्तों को यहीं दर्शन देंगे। भगवान अपना मंदिर में विराजमान हो गए थे। पहले भगवान का परिक्रमा हुआ, उसके बाद भगवान अपना पूजा बर्तन की देखभाल देख लिया था। इसके बाद भगवान जी का अंदर विराजमान हो गए भगवान का डोली। मधमहेश्वर धाम के कपाट खुलने के साथ ही रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में स्थित 5 केदारों के कपाट खुल चुके हैं। सबसे पहले केदारनाथ के कपाट खोले गए, फिर तुंगनाथ और रुद्रनाथ और अब मधमहेश्वर धाम के कपाट भक्तों के दर्शन पूजन के लिए खोल दिए गए। जबकि पंच केदार में से एक कल्पेश्वर धाम के कपाट साल भर खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं होते। यानी अब भक्त पंच केदार के दर्शन कर सकते हैं।
मध्य महेश्वर धाम रुद्रप्रयाग जिले में चौखंबा शिखर की तलहटी में स्थित है। ये मंदिर 11,470 फीट की ऊंचाई पर है। मध्य महेश्वर धाम में बैल रूप में भगवान शिव के मध्य भाग के दर्शन होते हैं। यहाँ न्याय के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। दक्षिण भारत के शैव पुजारी केदारनाथ की तरह यहाँ भी पूजा करते हैं। पौराणिक कथा है कि शिव पार्वती ने मधुचंद्र रात्रि यही मनाई थी। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ की तरह ही मध्य महेश्वर धाम के कपाट भी सर्दियों में 6 महीने तक बंद रहते हैं। इस दौरान भगवान मध्य महेश्वर ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान रहते हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए रथ बनाने का काम जारी है। अक्षय तृतीया से शुरू हुआ रथ बनाने का काम अब तेजी से चालू कर दिया गया है। 3 रथ तैयार करने के लिए बड़ी संख्या में कारीगर लगे हुए हैं। अभी इन रथों के पहिए बनकर तैयार हुए हैं। इन तीनों रथों में 42 पहिए लगेंगे, जो एक खास किस्म की लकड़ी से तैयार किए जा रहे हैं। हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए रथ बनाया जाता है। ये 3 रथ को बनाने के लिए काफी कारीगर यहाँ मौजूद होते हैं। यहाँ काफी कारीगर काम करते हैं। महीने भर काम करने के बाद ये रथ बनता है। और ये रथ बनाने के लिए कितना परेशानी, कितना मेहनत करना पड़ता है, क्या प्रोसेस है, ये इसके बारे में हम बात करेंगे। अक्षय तृतीया से ये लकड़ी को काम में लगाया जाता है और रथ का काम शुरू होता है। इसको क्या बोलते हैं? तुम्बो बोलते हैं। तुम्बो। ये इसको बनाने के लिए कितना दिन लगा है? इसको 42 तुम बनाते हैं तो पहले तुम का काम बनता है। तुम के बाद इसके और लगेगा और पोई लगेगा। ये कहाँ पे लगता है रथ का? ये रथ का पूरा मझला ऐसा है। चक्का जो बनता है, चक्का का मझला ऐसा है। इसमें स्पोक लगेगा जो आप समझते हैं। उसके बाद उसका ऊपर फिर पहिया लगेगा। 4 पहिया लगने से ये पूरा चक्का बनेगा। ये लकड़ी स्पेशल एक ही पेड़ का है या फिर दूसरे पेड़ का? जी, यही फांसी का पेड़ है। यही पेड़ ही बनता है यही चक्का तुम के लिए। और बात जल के जरिए कल को बचाने की मुहिम की कर लेते हैं, जिसने जबलपुर की सदियों पुरानी बावड़ी की तस्वीर पूरी तरीके से बदल कर रख दी। अच्छी बात यह है कि इस नेक काम को नेताओं ने लोगों के साथ मिलकर पूरा किया। बावड़ी के नए रूप को जल मंदिर का नया नाम दिया गया है और कुछ दिनों पहले तक ये बावड़ी कूड़े के ढेर में कहीं गुम हो गई थी। देखिए रिपोर्ट। अगर एक साथ कई हाथ मिल जाएं, तो कोई काम मुश्किल नहीं रह जाता। हर नामुमकिन से दिखती समस्या का निदान मुमकिन हो जाता है। ये लाइनें आज जबलपुर के जल मंदिर पर सटीक बैठ रही हैं। एक तरफ जहां भीषण गर्मी में पानी के प्राकृतिक स्रोत सूख रहे हैं, वहीं जबलपुर का ये जल मंदिर भले ही भगवान का निवास स्थान नहीं, लेकिन बावड़ियों का समूह है, जो एक अरसे से अपनी बेहतरी की बाट जो रहा था। बावड़ियों का ये इंतजार खत्म हुआ। आज जहां इन गंदी पड़ी बावड़ियों की साफ सफाई, उनके रख रखाव का काम मिलजुल कर हो रहा है, तो लोग बताते हैं कि कभी इन बावड़ियों के नजदीक से गुजरने से भी लोग कतराते थे, क्योंकि यहाँ गंदे पानी के साथ कचरे का अंबार लगा रहता था और साफ पानी का तो दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। लेकिन अब इन बावड़ी की सूरत को बदलने का जिम्मा उठाया मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने, जो स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इन प्राकृतिक जल स्रोतों को साफ करने की मुहिम चला रहे हैं। अभी मुझे लगा कि रानी दुर्गावती जी के कालखंड की 2 प्राचीन बावड़ियां बहुत हैं, लेकिन जिनमें अभी काम करने की गुंजाइश दिख रही है, इन 2 को इनमें गंदगी भरी हुई है। ये इस कदर गंदगी से भरी हुई है कि यहाँ खड़े होना भी कठिन है। लेकिन अगर इनको साफ नहीं किया गया तो मृत प्राय हो चुकी हैं। जन समर्थन और प्रशासनिक संसाधनों के साथ मंत्री जी खुद इन बावड़ियों में उतरे और मिलजुल कर यहाँ साफ सफाई शुरू कर दी, जिसके बाद अब ये बावड़ियां जल मंदिर के पुराने स्वरूप में लौटती दिख रही हैं। कुछ बावड़ी में प्राकृतिक रूप से आ रहा पानी साफ भी हो गया है। स्थानीय लोग इन बावड़ियों में आए सुधार से खुश हैं। पर मोहल्ले में काफी बदलाव आया है। लोग आते हैं, लोगों का एंटरटेनमेंट होता है, प्लस उसके साथ साथ ये प्राकृतिक धरोहर, इसके सुधार के चलते हुए तो वैसे ही सभी को खुशी हुई। पहले ये बहुत ही जर्जर थी,
कोई मतलब ध्यान नहीं देता था, पर अब काफी ज्यादा सुधार है, तो लोग काफी खुश हैं इससे, इसके बनने से। इतिहास के पन्नों में इन बावड़ियों के बनने की कहानी रानी दुर्गावती के समय शुरू हुई थी। रानी दुर्गावती के दौर में जबलपुर में कई बावड़ी बनाई गईं, मगर समय बदला तो इनकी जगह ट्यूबवेल और आरओ वाटर प्यूरिफायर ने ले ली। नतीजा ये हुआ कि ऐसे कई प्राकृतिक जल स्रोत खत्म होने की कगार पर पहुंच गए। फिलहाल तो जल मंदिर को उसके असली रूप में लाने की कवायद रंग ला रही है। कुछ बावड़ी की साफ सफाई से यहाँ का जल स्तर बढ़ गया है। जबलपुर की ये ऐतिहासिक विरासत बावड़ी आज आसपास के वातावरण को भी साफ सुथरा रखने में मदद कर रही हैं। ये पानी भरने से क्या है, जल स्तर पर बढ़ोतरी हुई और प्लस उसके बाद बहुत सारी चीजों में और अन्य लाभ हुए। जैसे पहले पानी मतलब गंदा होने के कारण भरा रहता था, तो उसमें कीड़े मकोड़े, आजू बाजू गंदगी, मच्छर वगैरह, पर अब वो क्लीननेस होती है उसकी, तो काफी ज्यादा आसपास का वातावरण भी अच्छा है और काफी सुधार है, वो लोग काफी खुश हैं इससे। फिलहाल तो बावड़ियों के अस्तित्व को बचाने की ये मुहिम जोरों पर है। जाहिर है ये ऐतिहासिक बावड़ियां जबलपुर की परंपरा, सामाजिक संस्कार और सरोकारों को जोड़े रखने की विरासत हैं, जिनको बचाए रखने की जिम्मेदारी आज जनप्रतिनिधि और जनता के प्रयासों से पूरी होती भी दिख रही है। जबलपुर से धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आप शेर, चीता, हाथी या किसी भी जंगली जानवर को गोद ले सकते हैं, उन्हें प्यार कर सकते हैं और उनकी देखभाल भी करनी है आपको, सुनने में ये कितना रोमांचक लगता है ना। ठीक ऐसी ही एक पहल दिल्ली चिड़ियाघर ने की है। इसके तहत अब लोग चिड़ियाघर के जानवरों को गोद ले सकेंगे। वो उनके खाने पीने का खर्च उठा सकते हैं, साथ ही जानवरों के लिए बेहतर व्यवस्था भी करवा सकते हैं। अगर आपको भी वन्य जीवों से प्यार है और आप उनसे खुद को और करीब महसूस करना चाहते हैं, तो आप दिल्ली के चिड़ियाघर आकर किसी भी जानवर को अडॉप्ट कर सकते हैं। 1 हफ्ते या 15 दिन तक के लिए वो जानवर आपका हो जाएगा। हालांकि आप उसे अपने घर नहीं ले जा सकते, लेकिन आप उनके करीब पहुंच सकते हैं। दरअसल दिल्ली चिड़ियाघर का एक खास प्लान है कि लोग अब जानवरों को अडॉप्ट करें। हालांकि 2022 यानी वाइल्ड लाइफ वीक में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा इसके बारे में पता नहीं था। तब लोग जानवरों को साल भर के लिए अडॉप्ट कर सकते थे और हर कोई इस प्रक्रिया के बारे में जानता नहीं था। इसको लेकर दिल्ली जू ने अब और तैयारी की है। अब लोग 7 दिन, 15 दिन के लिए भी जानवरों को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक बोर्ड दिखाऊं इस तरह का, तो यहाँ आप देख रहे होंगे, इस पर साफ तौर से लिखा हुआ है थैंक्स टू ऋचा गोयल फॉर अडॉप्टिंग इंडियन स्टार टॉर्टोइस। कब से ये पीरियड शुरू हुआ है और कब खत्म होगा उसकी भी एक तारीख लिखी हुई है। हालांकि अडॉप्शन साल भर का है, लेकिन अब लोग 7 से 15 दिनों के लिए भी किसी जानवर को अडॉप्ट कर सकते हैं। ये प्रक्रिया भी बेहद सरल है। आपको कुछ नहीं करना, दिल्ली जू की वेबसाइट पे जाना है, वहां आप किस जानवर को अडॉप्ट करना चाहते हैं, किसी पक्षी को, रैप्टाइल को, आपको बस वो फॉर्म फिल करना है और बस उनके खाने की फीस देनी है। कोई अतिरिक्त फीस भी नहीं देनी है। आपका जो ये बिल होगा उसका जीएसटी के साथ आपको एक पर्ची भी दिया जाएगा। अगर आपने किसी जानवर को साल भर के लिए अडॉप्ट किया है, तो आप हर महीने आकर उसकी खोज खबर भी ले सकते हैं। अगर आपका जानवर बीमार पड़ता है जिसे आपने अडॉप्ट किया था, तो दिल्ली चिड़ियाघर प्रशासन भी फोन करके आपको उनकी जानकारी देगा और अगर उन्हें किसी और जू में शिफ्ट किया गया, इसकी भी जानकारी, यानी एक एक छोटी जानकारी जैसे किसी बच्चे के बारे में दी जाती है, ठीक उसी तरह से उस जानवर के बारे में दी जाएगी। इससे पहले इस साल लगभग 50 लोगों ने बीते 2 सालों में जानवरों को अडॉप्ट किया है, लेकिन अब जब इसके दिन कम होने वाले हैं, यानी 7 से 15 दिनों तक लोग अडॉप्ट कर पाएंगे, तो दिल्ली चिड़ियाघर को उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम में जुड़ेंगे। वो वन्य जीवों के खुद को करीब तो महसूस करेंगे ही, साथ ही एक जरिया जो पर्यावरण को बचाने का है, एक जरिया जो जानवरों को समझने का है, उसे भी समझ सकेंगे और अपनी जिंदगी में उसे उतार सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मृदुल के साथ नीतू झा, गुड न्यूज। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। बिल्कुल, इसी के साथ देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।